नमस्कार, आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, हमारा एक ऐसा शो जहां पर शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको आसान भाषा में देते हैं। भले ही आपको शेयर बाजार में पैसे लगाने हो या किसी स्टॉक स्पेसिफिक सवाल के बारे में जानकारी चाहते हो, सलाह चाहते हो, हमारे एक्सपर्ट्स यहां मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि आपके लिए सही रणनीति क्या होगी। इस शो में अपना सवाल पूछने के लिए जो स्क्रीन पे आपको QR कोड दिखाई दे रहा है उसे स्कैन कर लीजिए। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे, वहां पर अपना सवाल छोड़ दीजिएगा। कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहते हैं तो स्टॉक का नाम भेजिएगा और आपने किस भाव पे खरीदा है, कब तक आप उस स्टॉक में रुकना चाहते हैं, कुछ डिटेल्स दे दीजिएगा ताकि हमारे साथ जो फंडामेंटल और टेक्निकल एक्सपर्ट हैं आपको आपकी निवेश अवधि के हिसाब से जो है सलाह दे सकें। और हमारे साथ आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए तेजस शाह और लक्ष्मीकांत शुक्ला जुड़े हुए हैं। और बाजार की चाल में हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत रिकवरी, लेकिन 22,900 के बाद अब वहाँ पर 22,865 के लेवल्स फिर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 233 अंकों की कमजोरी बैंक निफ्टी में भी जस की तस यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखें तो 729 एडवांसेस, 1847 डिक्लाइंस हमें फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ लाइव दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ वैभव हैं फोन लाइन पर। वैभव नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? हाँ मैडम, मैं पूना से बात कर रहा हूँ। पूना से बताइएगा किस स्टॉक में आपने खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मैंने टाटा मोटर्स खरीदा था 1080 से। अभी 2 साल रुक सकता हूँ। आपकी बाइंग प्राइस क्या है सर? 1080। 1080। और आपने कितना कहा आप रुकेंगे? 1 से 2 साल तक रुक सकता हूँ मैं। 2 साल आप रुकना चाहते हैं? 500 क्वान्टिटी है। 500 क्वांटिटी है। ऑलराइट। तेजस, बहुत ऊंची बाइंग प्राइस है इनकी और ऑलमोस्ट अगर हम एक महीने का दायरा भी देखें तो 780 के ऊपर ये गया नहीं है पिछले एक महीने में भी। अब बताइएगा, ये तो 2 साल का समय भी देना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि हमने इसकी 52 हफ्ते का लो देखा लगभग 667 का, और पिछले एक महीने में दायरे में ही घूम रहा है। आप इनको क्या रिकमेंडेशन देंगे? देखिए, इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरे हिसाब से लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ से अगर कोई करेक्शन आता है और स्टॉक अगर 640 650 के करीबन आता है तो इसमें एक एवरेज कर सकते हैं 585 का स्टॉप लॉस लगा के। 1080 का भाव तो अभी इमीडिएट बेसिस पे नहीं आएगा, बट मेरे हिसाब से जब तक ये 640 6450 के ऊपर ट्रेड कर रहा है एक बाउंस बैक रैली आ सकती है जो स्टॉक को करीबन 800 850 तक लेके जा सकता है। तो अगर इनके पास अगर और एवरेज करने के लिए पैसे हैं तो करीबन 640 650 के करीबन एवरेज कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 585। और इसमें जो लक्ष्य रहेगा 3 से 6 महीने के हिसाब से वो रहेगा 800 850 का। ठीक होगा। चलिए, तो ये है राय आपको टाटा मोटर्स पर मिलती हुई। चलिए यूट्यूब से एक सवाल लेते हैं। मोहम्मद वसीम का सवाल हमारे पास है और इन्होंने टाटा पावर पे राय जाननी चाहिए। टाटा पावर की बाइंग प्राइस एक बार मैं बता दूं इनकी, इन्होंने 370 के भाव पे खरीदारी की हुई है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो है 336 के पास इस वक्त टाटा पावर। लक्ष्मीकांत जी, टाटा पावर पे क्या राय बन रही है? 370 की वसीम की बाइंग है। फ्राइडे को यहाँ पर हमें एक इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग का ब्रेकडाउन देखने को मिला था और जो RSI है वहां पर भी नेगेटिव क्रॉसओवर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एक शॉर्ट टर्म पुलबैक का उम्मीद किया जा सकता है करंट लेवल से भी। तो यहाँ से जो लेवल्स नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 360 तक। अगर 360 के ऊपर क्लोजिंग होता है देन आफ्टर हमें 385 से लेकर 400 के लेवल्स हम देख सकते हैं टाटा मोटर्स में। मुझे लगता है कि 320 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड रख सकते हैं और जो फर्स्ट हर्डल है वो 360 के आसपास है। उसके ऊपर अगर ये निकलता है तो वहां से 385 तक के लेवल्स हम टाटा पावर में आने वाले समय में देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट लेवल्स टाटा पावर के जो है लक्ष्मीकांत जी बताते हुए, लेकिन अब हम चलते हैं जसराज जी का दूसरा सवाल है, ये भी जो है यूट्यूब से ही है। यहाँ पे टीटागढ़ में इन्होंने 50 क्वांटिटी शेयर्स की खरीदारी की। इनकी जो बाइंग लेवल्स है वो 1527 की है। और देखा जाए तो टीटागढ़ के ओवरऑल रिजल्ट्स भी थोड़े मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले थे और करेक्शंस भी आई थी। इस बजट में देखें तो ट्रेन या रेलवे सेगमेंट में उतना कुछ बड़ा कैपेक्स या कुछ बड़ा अनाउंसमेंट भी नहीं आया था। बाइंग लेवल से देखें तो ऑलमोस्ट
40-50% जो है आप कह सकते हैं गिरावट देखने मिली है। तो करंट लेवल्स पे क्या स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट करना चाहिए, इसका क्या होगा निर्णय? तेजस जी ज़रा बताएं, टीटागढ़ की क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होनी चाहिए? देखिए, टीटागढ़ वैगन की बात करें तो स्टॉक में एक लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है और 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज को सरपास ही नहीं कर पा रहा है। स्टॉक डेली चार्ट पे काफी ओवरसोल्ड है और वीकली चार्ट पे भी काफी ओवरसोल्ड है। अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो इनको एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 695 का। और जब भी कोई पुल बैक रैली आती है, मे बी स्टॉक पुल बैक रैली में अगर इसकी 20 दिन की मूविंग एवरेज टेस्ट करेगा तो 905 तक के लेवल आ सकता है और वो सरपास किया तो 1000 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो वहां पे उनको एग्जिट करना चाहिए। तो पोजिशनली 695 के स्टॉप लॉस से बने रहिए अगर इनका एक से ज्यादा लंबी अवधि का नजरिया है तो। और एग्जिट जो लेवल मैंने बताए है वो है 905 और दूसरा जो लेवल है वो करीबन 1000 के करीबन है। 905 या और दूसरा लेवल जो बताया जा रहा है जिसकी तरफ से वो 1000 का है टीटागढ़ रेल में। हम आगे बढ़ते हैं। गिरिराज साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हो? नमस्कार मैम, बिरला सिंह बात कर रहा हूँ, हमीरपुर यूपी से। अच्छा सर, बिरला सॉफ्ट खरीदा है आपने? मैडम 2 शेयर हैं, एक राणा शुगर और IRFC। राणा शुगर की सर शेयर है 3026 की बाइंग प्राइस पे। आपने बिरला सॉफ्ट पे कोई सवाल नहीं पूछा था? नहीं, राणा शुगर IRFC। IRFC का भाव क्या है? 190 है, शेयर है 150। 190 का भाव है। अच्छा, आप कब तक इसमें रुकना चाहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट तक। चलिए, इतना समय देंगे। लक्ष्मीकांत जी बताइए, IRFC 190। IRFC में भी हमने थोड़ी देर पहले ही बात किया था, ये स्टॉक में अभी भी करेक्शन जारी है बट एक शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि स्टॉक अपने 100 वीक मूविंग एवरेज के पास ही सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस इमीडिएट बेसिस पे जो स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आ रहा है वो है 115 का। अगर इसके ऊपर ये स्टॉक को इस लेवल को डिफेंड कर लेता है तो यहाँ पर हमें एक शॉर्ट टर्म पुल बैक आता हुआ दिखाई दे सकता है। जो इसका फर्स्ट हर्डल दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 145 का। अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो देन हमें 160 के भी लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो 115 के वीकली क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की सलाह रहेगी। हाँ, अगर ये 115 के नीचे वीकली क्लोज दे देता है तो हमें फर्दर करेक्शन निचले स्तर पर देखने को मिल सकता है। तो ये है राय आपको IRFC पे मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। हमारे एक दर्शक हैं दिलीप, जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा है। बंधन बैंक पर राय जानना चाहते हैं और इनकी खरीदारी जो है ये हम ठीक करेंगे। यहाँ पर इनकी खरीदारी मुझे लगता है कि 140 के आसपास की इनकी खरीदारी है क्योंकि 52 वीक्स हाई अगर हम बंधन बैंक का देखें तो वही 222 का है। तो ये 140 के 240 नहीं 140 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की होगी। बताएं तेजस, बंधन बैंक पे क्या राय बन रही है आपकी? देखिए, बंधन बैंक की बात करें तो जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी वीक है। अभी एक जो प्रीवियस स्विंग लो था 137 का वो भी स्टॉक ने फ्राइडे के सत्र में उसके नीचे बंद दिया है। आज निचले स्तरों से एक हल्की सी रिलीफ रैली आ रही है। स्टॉक काफी ओवरसोल्ड है और पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा है स्टॉक जो डेली चार्ट पे है। तो मुझे लग रहा है एक रिलीफ रैली आ सकती है स्टॉक में और स्टॉक करीबन 145 146 तक जा सकता है और वो सरपास किया तो ऊपर में 154 तक भी लेवल देख सकते हैं। तो रिलीफ रैली के लिए होल्ड करिए विद स्टॉप लॉस बिलो 130। अगर 130 के नीचे जाता है तो स्टॉक में से निकल जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये रिलीफ रैली के लिए जो है वेट करना होगा बंधन बैंक के लिए। और याद रखिए बंधन बैंक का जो MFI एक्सपोजर भी है वो ज़्यादा है, तो उस पर ऑफकोर्स आज एक ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट भी आई थी कि इनको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा, CLSA ने कहा भी था। अब चलिए M&M पे फोकस करते हैं। M&M के शेयर में 4% से ज़्यादा की गिरावट है। क्या है इसके पीछे के कारण, बताने के लिए मौजूद है सृष्टि। जी हाँ, M&M में भारी गिरावट हुई है और ये गिरावट जो हम देख रहे हैं वो उसके बाद है जब कंपनी ने ये बोला है कि उनकी EV सेल्स की काफ़ी रिकॉर्ड बुकिंग उन्होंने देखी है डे 1 पे ही, क्योंकि पहले दिन ही जो उनकी नई 2 EVs की जो बुकिंग आई है वो 30,000 से ज़्यादा आई है और इसका जो बुकिंग वैल्यू है वो 8,500 करोड़ के आसपास है। तो नंबर तो शानदार है पर स्ट्रीट इसको लेकर एक्साइटेड नहीं हो रही है क्योंकि हमने शेयर इस नंबर पर कई सारे
एनालिस्ट से उनके ओपिनियन मांगे तो उनका यही कहना था कि जो उनकी उम्मीदें थी वो इस नंबर से थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो इस नंबर को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ वो नहीं देख रहे हैं। पर साथ ही साथ कुछ दूसरे एनालिस्ट ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि नंबर इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि ईवी स्पेस जो है वो आइस के मुकाबले मार्केट साइज काफ़ी छोटा है, और ऐसे मार्केट साइज में इतना बड़ा नंबर लाना पहले दिन पे ही, और साथ ही ये भी बता दें आपको कि पूरी बुकिंग नंबर में 73% जो बुकिंग है वो उनकी हायर एंड यानी जो महंगी गाड़ियां हैं उसके लिए हैं, जिसकी डिलीवरीज पूरी टाइमलाइन में सबसे पहले स्टार्ट हो रही हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा दरकिनारे नहीं करना चाहिए। जी हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द एनालिस्ट का ये मानना है कि उम्मीदें थोड़ी सी ज़्यादा लगाई जा रही थी। अब जो कई सारे पॉजिटिव्स हैं एमएनएम को लेकर वो ऑलरेडी प्राइस में आ चुके हैं। जिस तरीके की लीडरशिप हमने उनके एसयूवीज में देखी, ट्रैक्टर को लेकर जो उनकी कमेंट्री थी वो काफ़ी पॉजिटिव रही। साथ ही अब ईवी लॉन्च का इंतजार हो रहा था, बुकिंग नंबर का इंतजार हो रहा था, वो सब भी हो गया है। पर जी हाँ, आज के लिए सबसे बड़ा जो निफ्टी में लूजर साबित हो रहा है वो एमएनएम ही है। थोड़ी बहुत मिक्स कमेंट्री जरूर आ रही है, पर मेजॉरिटी का यही मानना है कि उम्मीद के मुताबिक बुकिंग नंबर नहीं आया, इसीलिए हम शेयर प्राइस में गिरावट देख रहे हैं। सिटी की भी इस पे रिपोर्ट आई है जहां पे उन्होंने इस पूरे बुकिंग वैल्यू पे ये बोला है कि कैंसिलेशन आगे चल के कैसे होंगे वो देखना सबसे अहम रहेगा। धन्यवाद सृष्टि, आपने एमएनएम के सारे जो रीजंस है फॉल के ये बताए, लेकिन एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ पोजीशंस जो होते हैं डीलर्स के, वहाँ पे देखें तो कुछ अनवाइंडिंग भी देखने मिल रही है एमएनएम स्टॉक को लेके। सारे पॉजिटिव्स भी ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, लेकिन तेजस मेरा सवाल रहेगा कि ये एक शॉर्ट टर्म ब्लिप था जो आज दिन के ट्रेड में जो एमएनएम में सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है, या लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखें तेजस तो एमएनएम के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लगते हैं और क्या व्यू पॉइंट बनता है? देखिए, एमएनएम की हम बात करें तो पिछले 6 सत्रों से हम स्टॉक में एक कंटिन्यूसली फॉल देख रहे हैं। 3270 का इसने 10 फरवरी को टॉप बनाया था, उसके बाद लगातार स्टॉक में लोअर लो बन रहा है। बट अगर देखेंगे इमीडिएट बेसिस पे तो अगर स्टॉक अभी 200 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन ट्रेड कर रहा है, आज का जो लो है करीबन 2792 का है, और इसकी जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है वो करीबन है 2770 के करीबन, और इसका जो प्रीवियस स्विंग लो है वो करीबन है 2750 के करीबन। तो 2750 से लेके 2770 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए। जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है 6 दिन की गिरावट के बाद ये स्टॉक में एक रिलीफ रैली आ सकती है और स्टॉक करीबन 2950 से लेके 3000 तक के करीबन जा सकता है। तो किसी की अगर लॉन्ग पोजीशन है तो दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड द लॉन्ग पोजीशन विद अ स्टॉप लॉस बिलो 2750। लॉन्ग पोजीशन जिनके हैं उनको रिलीफ रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेवल्स देखें तो 2952 3050 तक आ सकता है। तो ये तो एमएनएम की राय थी तेजस। लक्ष्मीकांत जी, वेदांता पर हमारे दर्शक ने सवाल पूछा है, यूट्यूब के दर्शक ने, इनका नाम विक्रम है और कह रहे हैं इनकी बाइंग प्राइस 445 की है। समय कितना देना चाहते हैं उसकी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन 445 और फिलहाल तो घाटे में, लेकिन जिस तरह से पूरा आउटलुक बनता हुआ दिखाई दे रहा है धातु क्षेत्र का, अब बताइएगा इनको आगे कैसे बढ़ना चाहिए अपनी इस खरीद को लेकर। काफी समय से ये स्टॉक अपने जो की मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है, और अभी रिसेंटली यहाँ पे 20 डीएमए के लेवल्स भी हमें ब्रेकडाउन देखने को मिले हैं, और आज हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पैटर्न का भी ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। अगर इसकी क्लोजिंग आज अगर 410 से लेकर 415 के नीचे होती है तो हमें फर्दर सेलिंग देखने को मिल सकता है, और वहां से स्टॉक फिर 375 370 के लेवल के निचले स्तर भी हमें दिखा सकता है आने वाले समय में। तो मुझे लगता है आज की क्लोजिंग तक इनको इंतजार कर लेना चाहिए। अगर 415 के ऊपर क्लोज होता है तो फिर यहाँ पर ये होल्ड करके ले जा सकते हैं, और वहां से जो पुल बैक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो जो पहला हर्डल दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 455 का, और जो मेजर बाइंग है वो उसी के ऊपर आने की उम्मीद है। जब तक स्टॉक 455 के नीचे रहता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। हालांकि करंट लेवल से हम शॉर्ट रिबाउंड एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 400। अगर उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। देन हमें स्टॉक 370 375 के लेवल्स को भी टच होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये है राय वेदांता पर आपको मिलती हुई। अगला सवाल यूट्यूब से हमारे पास आया है और ये सवाल हम तक का पहुंचाया है उमेश गौर ने।
और इन्होंने खरीदारी कर रखी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL पे। और एक बार भाव में बता देता हूं, 4,444 यानी 4,445 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। अच्छे खासे नुकसान में आया है, लेकिन अभी भी नजरिया लंबी अवधि का लेकर चल रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी बताइए। देखिए, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो ये स्टॉक होल्ड किया जा सकता है। हालांकि कुछ दिनों से यहाँ पे करेक्शन बना हुआ है। डेली के चार्ट्स पे RSI का डाइवर्जेंस है, लेकिन अगर हम मंथली के चार्ट्स अगर देख रहे हैं तो वहां पर 20 मंथ मूविंग एवरेज का ये स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, जो कि दिखाई दे रहा है 3,390 के आसपास। सो ओवरऑल जैसा कि इन्होंने बताया इनका लंबी अवधि का नजरिया है, तो मुझे लगता है होल्ड करके चलना चाहिए। और जब ये स्टॉक 3900 के ऊपर सस्टेन होता है तो वहां पर हम फर्दर बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर वीकली क्लोजिंग 3900 के ऊपर होती है, देन आफ्टर हमें 4400 के भी लेवल्स ये स्टॉक शो कर सकता है। तो लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरे हिसाब से 3390 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड करके चलना चाहिए। बिल्कुल, चलते हैं हमारे नेक्स्ट दर्शक के पास, और ये व्हाट्सएप के ज़रिए मोहित हमारे साथ जुड़े हैं और इनकी जो राय है, क्वेश्चन है, वो है जियो फाइनेंस के ऊपर। इनकी जो है बाइंग है लगभग 268 लेवल्स पे हुई है, 1200 का क्वांटिटी है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ी सी लॉस पे है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 8 से 10% का लॉस पे जो है चल रहा है इनका एक्विजिशन पे। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, जियो फाइनेंस के टेक्निकल लेवल्स अभी क्या लग रहे हैं, ज़रा बताएं। ये वीकली और मंथली के चार्ट्स पर यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए नजर आ रहे हैं, और अभी भी सेलिंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है जियो फाइनेंस में। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सेलिंग प्रेशर बना रहेगा जब तक ये स्टॉक 255 के नीचे सस्टेन करता है। और यहाँ पर अगर ये स्टॉक 210 के नीचे अगर फिसलता है तो हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है जियो फाइनेंस में। जी, हमारे YouTube के दर्शक हैं आकाश दत्ता। इन्होंने अपने स्टॉक्स की बाइंग प्राइस नहीं बताई है, शायद खरीद करना चाहते हैं इसमें। पावरग्रिड, गेल और इरकॉन में ये चाहते हैं कि आप बताएं पोजीशन फिलहाल बनाने का समय है या नहीं। इनका पहला स्टॉक क्या है, आपने गेल बोला है? पावरग्रिड है लक्ष्मीकांत जी। ओके ओके जी, पावर ग्रिड में भी एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी स्टॉक अपने जो वीकली की मूविंग एवरेज है उसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है। बट मुझे लगता है कि अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है तो 245 के स्टॉप लॉस के साथ ये शॉर्ट टर्म पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक्स में। और जो फ्रेश बाइंग मोमेंटम है, मुझे लगता है कि जब ये स्टॉक 265 के ऊपर सस्टेन होता है तो वहां से एक रिकवरी मूव हम देख सकते हैं आने वाले समय में, जो इस स्टॉक को पुश कर सकता है 276 280 के लेवल्स पर। तो 245 के स्टॉप लॉस के साथ एक बाइंग मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है पावर ग्रिड में। गेल में आपकी क्या राय होगी खरीदारी की? जी, गेल इंडिया के चार्ट्स देख के लग रहा है कि यहाँ पर एक जो बेरिश सेंटीमेंट है वो कंटिन्यू हो सकता है जब तक ये स्टॉक 167 170 के नीचे सस्टेन करेगा। तो ओवरऑल बाइंग मोमेंटम मुझे आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है जब तक ये स्टॉक 165 से लेकर 170 जोन के नीचे सस्टेन करता है। यहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, और जो इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रहा है 155 का है। अगर कोई भी डिसाइसिव ब्रेकडाउन आता है 155 के नीचे तो हमें वीकनेस और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है गेल इंडिया में, और उस दौरान ये स्टॉक 140 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। आखिर में इन्होंने इरकॉन में पूछा है कि फिलहाल एंट्री लेने का समय सही है या नहीं। जी, अगर इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ पर भी अगर डेली के चार्ट्स देख रहे हैं तो वहां पर भी हमें सेलिंग प्रेशर ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 172 175 के आसपास ही है। तो जब तक ये स्टॉक 175 के ऊपर मूव नहीं करता है तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। इमीडिएट सपोर्ट इसमें भी मुझे 145 का नजर आ रहा है। उसके नीचे अगर स्टॉक फिसलता है तो फर्दर वीकनेस हमें देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में।
ये है राय इरकॉन इंटरनेशनल पर आपको मिलती हुई। बढ़ते आगे, नरेश शर्मा साहब का सवाल यूट्यूब पर हमारे पास आया हुआ है और हिंदुस्तान यूनिलीवर पर राय जानना चाहते हैं और 2800 की इनकी बाइंग है लक्ष्मीकांत जी, और इनका नजरिया 6 महीने का है। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये 6 महीने और समय दे सकते हैं। 500 शेयरों की इनकी संख्या है और हमने देखा पिछले दिनों शुक्रवार को हमने एक एफएमसीजी सेक्टर में, खासतौर पे खपत वाले क्षेत्रों में एक बाउंस बैक देखा था। हालांकि आज जो है वो लगभग आधा % एचयूएल गिरा हुआ है। बताइए 6 महीने का नजरिया एचयूएल में 2800 की बाइंग प्राइस के हिसाब से कैसा लग रहा है? ये बजट के बाद कंजप्शन स्पेस में हमें अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिले थे, बट वो सस्टेन नहीं हो पाए हैं और जो उसने मोमेंटम गेन किया था वो सब फिजल आउट हो गया है। और यही चीज हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी देखने को मिल रही है। अभी ये स्टॉक अपने जो बेरिश क्रॉस ओवर्स नजर आ रहे हैं 100 और 200 डीएमए के नीचे, इवन 20 और 50 डीएमए में भी बेरिश क्रॉस ओवर दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें आने वाले समय में सेलिंग प्रेशर बन सकता है, बट 2200 एक क्रूशियल अहम सपोर्ट रहेगा इस स्टॉक के लिए। तो वहां पर अगर कोई रिवर्सल फॉर्मेशन बनता है आने वाले समय में, तो वहां पर एवरेजिंग करके चला जा सकता है। हालांकि जो रेजिस्टेंस अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 2380 2400 का है। तो अगर 2200 के लेवल से अगर हमें पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई देगा तो देन आफ्टर 2400 के ऊपर ये स्टॉक क्लोजिंग देता है तो फिर हमें दोबारा से यहाँ पर तेजी दिखाई देगी, पर उसके लिए हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। और 2200 के सपोर्ट के साथ मुझे लगता है कि ये होल्ड करके चल सकते हैं और 2200 के आसपास अगर कोई रिवर्सल फॉर्मेशन बनता है तो वहां से पुल बैक मूव का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। लक्ष्मीकांत जी, मेरा एक क्वेरी है सन फार्मा को लेके। वन ऑफ द टॉप गेनर्स जो है आपका निफ्टी इंडेक्स में है, अच्छी रिकवरी आ रही है। ऑफ कोर्स लास्ट 2 सेशंस में जो है सेलिंग देखने मिली थी फार्मा स्टॉक्स में, खास करके सन फार्मा में, क्योंकि एक टाइप से अनिश्चितता देखने मिल रही थी कि टैरिफ्स कैसा लगेगा फार्मा में। लेकिन आज सुबह ब्रोकिंग हाउसेज ने भी कहा है कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि भारत से लगभग 60% आप कह सकते हैं जो जेनरिक दवाई जाती है यूएस में, वो उसके कारण उनके जो हेल्थ केयर सिस्टम की कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। इसका मतलब ज़्यादा बड़ा टैरिफ इम्पैक्ट या अनाउंसमेंट आगे चलते हुए नहीं आ सकता और उसका बड़ा बेनिफिशियरी सन फार्मा भी रहेगा। तो करंट लेवल्स पे जो है पुल बैक देखने मिल रहा है दिन के सेशन में, ऑफकोर्स हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, टॉप 2 गेनर्स में निफ्टी इंडेक्स में। तो सन फार्मा में क्या राय बनता है कि अब जो है फॉलो ऑन रैली ऑल देखने मिल सकता है? अगर है तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लगते हैं? 1800 लेवल्स आने वाले दिनों में टच कर सकते हैं लक्ष्मीकांत जी? जी, आरएसआई में तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है और मुझे लगता है कि आज एक इनसाइड बार पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे सकता है सन फार्मा में। तो जो सपोर्ट नजर आ रहे हैं 1680 के आ रहे हैं। अगर ये स्टॉक आज के लेवल से इसको डिफेंड कर ले जाता है तो हमें एक फ्रेश बाइंग ट्रिगर देखने को मिल सकता है अबव द लेवल्स ऑफ 1755। तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बाइंग ना करके 1755 की क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। अगर 1755 के ऊपर क्लोजिंग होता है देन आफ्टर हमें बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उस दौरान ये स्टॉक हमें 1820 के टारगेट दे सकता है। तो 1755 की क्लोजिंग के बाद फ्रेश ट्रिगर आने की उम्मीद है और वहां से स्टॉक 1820 के लेवल्स को टच कर सकता है। उस दौरान हमें 1680 के स्टॉप लॉस के साथ हम बाइंग क्रिएट कर सकते हैं इस स्टॉक में। इसी के साथ आज का शो हमें फिलहाल यहीं समाप्त करना होगा। लक्ष्मीकांत जी, आप पे कोई डिस्क्लेमर्स हैं? जी, पहला डिस्क्लेमर यही है कि जो भी यहाँ पे स्टॉक्स रिकमेंडेड किए गए हैं उसमें जो स्टॉप लॉस लगा है। और दूसरा चीज ये है कि वहाँ पर जो भी स्टॉक पे सलाह दी गई है उसमें मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, हालांकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का निवेश हो सकता है। धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी। और जाते जाते बाजार की चाल पर भी एक नज़र 22,735 निफ्टी हमें दिखाई दे रहा है और वहीं बैंक निफ्टी हमें लगभग 300 अंक कमज़ोर, आधे % की कमजोरी के साथ एडवांस डिक्लाइन। मार्केट ब्रेथ के लिहाज से अब भी यहाँ पर कमजोरी बरकरार और 523 एडवांसेस, 2078 डिक्लाइन। इसी के साथ हम तीनों को फिलहाल इजाजत दे। इक्विटी बाजार की तो बात हो गई है, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार पर रहेगी नजर मुनाफे की मंडी में। नमस्कार।